नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह विशेष सीरीज शुरू की गई है ताकि आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसका विषय है संसाधन एवं विकास। सामाजिक विज्ञान का ये टॉपिक है और इस टॉपिक में हम जो है संसाधन और विकास से रिलेटेड प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे वीडियो का पहला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में से किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है, जैव और अजैव संसाधन। इन दो वर्गों में बांटा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का सही वर्गीकरण कौन सा है। तो सही उत्तर होगा बी वाला, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन का उदाहरण है। तो सही उत्तर होगा चट्टानें और धातुएं। ये जो है अजैव संसाधन के उदाहरण हैं। मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, प्राणी जगत और मत्स्य जीवन, यह सब जैव में आते हैं। जैव मतलब जीवित, यानी इनमें कहीं ना कहीं जो है जिनको हम कहते हैं सजीव, तो इसलिए इनको जैव कहा गया है। और अजैव जो है, जैव निर्जीव होते हैं, जैसे कि चट्टानें हैं, धातु हैं, तो इसलिए इनको अजैव कहा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सामुदायिक स्वामित्व का उदाहरण है। सामुदायिक यानी कि जहाँ कम्युनिटी स्वयं उसके मालिक होती है, तो वहाँ शमशान भूमि हुए, सार्वजनिक पार्क हुए, तो ऐसे जो है संसाधन सामुदायिक स्वामित्व के उदाहरण आते हैं। अगला प्रश्न है, किसी देश की तट रेखा में से कितनी समुद्री दूरी तक का क्षेत्र राष्ट्रीय सीमा का यह संसाधन कहलाता है। 12 समुद्री मील, लगभग 22.2 किलोमीटर जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसी देश के तट रेखा से कितनी दूरी के बाद का समुद्री क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। EEZ यानी कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। तो सही उत्तर है 200 समुद्री मील। राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, परंतु विकास अधूरा है। ये किस प्रकार के संसाधन हैं। संभावी संसाधन, यानी कि संभावना है इनके बढ़ने की। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाने वाला विकास क्या कहलाता है। सतत पोषण, पोषकोणीय विकास। सतत यानी कि लगातार, पोषणीय विकास जो इसको बोलेंगे, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस देश के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। ब्राजील, जून 1992 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। जून 1992 में। कहाँ हुआ था। ब्राजील में। ब्राजील के किस शहर में हुआ था। रियो डी जेनेरो नामक एक शहर है जहां पर अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। रियो पृथ्वी सम्मेलन में स्वीकृत एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तो सही उत्तर है भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। ये रियो पृथ्वी सम्मेलन का जो है मुख्य उद्देश्य, जिसमें 21 एजेंडे शामिल किए गए थे। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यह किसने कहा था। महात्मा गांधी ने। अब देखिए, यहाँ संसाधन और विकास में महात्मा गांधी से रिलेटेड एक प्रश्न आया है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अगला प्रश्न है, गांधीवादी दर्शन को पुनः प्रस्तुत करने वाली प्रसिद्ध पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है। शूमेकर। शूमेकर नामक व्यक्ति के द्वारा जो है स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है नामक पुस्तक लिखी गई है 1974 में।
किस महत्वपूर्ण रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर सतत पोषणीय विकास की अवधारणा और संसाधन संरक्षण पर बल दिया है? ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट। ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट जो है, इसके द्वारा जो है 1987 में सतत पोषणीय विकास की अवधारणा और संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर मिलियन में पूछा जाए तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, क्योंकि 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। तो 10 लाख यानी 10 का यदि हम भाग देंगे तो इसमें 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। 32,76,268 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारत फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है जो कृषि और उद्योगों के लिए अनुकूल है? 43%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर्वतों के रूप में विस्तृत है? 30% भागों में पर्वत है। भारत का खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों से समृद्ध पठारी क्षेत्र कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? 27%। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जो बनी थी के अनुसार देश के पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत वन क्षेत्र आवश्यक है? ये प्रश्न जो है परीक्षा में कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है कितने प्रतिशत वन क्षेत्र आवश्यक है? 33% जो है वन क्षेत्र आवश्यक है। अगला प्रश्न है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई के कारण जो है भूमि निम्नीकरण की समस्या वहां बनी हुई है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? खनन के कारण वनोन्मूलन हो रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का सबसे मुख्य कारण क्या है? अति पशुचारण। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी प्राकृतिक कारक कौन सा है? उच्चावच, जनक शैल और जलवायु और समय। भारत के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाए जाने वाली उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा जो है सबसे उपजाऊ मृदा है। उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्य रूप से किन 3 प्रमुख नदी प्रणालियों के निक्षेपों द्वारा हुआ है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इनके द्वारा जो है उत्तरी मैदान का निर्माण जो है इन 3 प्रमुख नदी प्रणालियों के निक्षेपों के द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाओं को वर्गीकृत किया जाता है। आयु के आधार पर पुराने जलोढ़ को क्या कहा जाता है? बांगर। बांगर जो है पुराने जलोढ़ को कहा जाता है। नदियों के बाढ़ के मैदानों में पाई जाने वाली नवीन तथा अधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर। काली मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, और काली मिट्टी का एक और नाम क्या है? रेगुर मृदा। ये प्रश्न याद रखिएगा। काली मृदा मुख्य रूप से भारत के किस पठारी क्षेत्र में पाई जाती है? दक्कन ट्रेप यानी कि लावा पठार में पाई जाती है। लाल और पीली मृदा का रंग, लाल रंग किस कारण से होता है? लौह धातु के प्रसार के कारण। लाल और पीली मृदा का लाल रंग जो है किस कारण से होता है? लौह धातु के प्रसार के कारण। लेटराइट शब्द किस ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट? लेटर। लेटर शब्द जो है, लेटराइट शब्द जो ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ईंट। भारी वर्षा और अत्यधिक तीव्र निक्षालन की प्रक्रिया से निर्मित होने वाली मृदा कौन सी है? लेटराइट मृदा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में कौन सी मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त पाई गई है?
लाल लेटेराइट मृदा, यानी यदि काजू की आपको खेती करनी है तो सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल लेटेराइट मृदा। तो यह जो है मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? उच्च तापमान और तीव्र वाष्पीकरण के कारण जो है मरुस्थलीय मृदा में ह्यूमस की कमी होती है। मरुस्थलीय मृदा की निचली परतों में कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? नीचे की ओर चूने की मात्रा का बढ़ना। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली वन मृदा घाटियों में कैसी होती है? दोमट और सिल्टदार होती है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्राकृतिक प्रक्रिया को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन। मृदा का यदि कटाव हो रहा है, उसका बहाव प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है, जैसे तेज बारिश हो रही है और मृदा यानी कि मिट्टी बहकर जा रही है, तो उसको बोलते हैं मृदा अपरदन। बहता हुआ जल जब चिकनी मिट्टी को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है तो उसे अवनिलिकाएं कहते हैं। अवनलिका अपरदन के कारण जो भूमि जोतने योग्य नहीं रहती उसे चंबल बेसिन में क्या कहा जाता है? खड्ड या उत्खाद भूमि कहा जाता है। अवनिलिका अपरदन के कारण यह भूमि जो है जोतने योग्य नहीं रहती, इसलिए चंबल में इसे खड्ड या उत्खाद भूमि के नाम से जाना जाता है। जब विस्तृत क्षेत्र में पानी ऊपर की पूरी परत को बहाकर नीचे ले जाता है तो इस प्रक्रिया को चादर अपरदन कहते हैं। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हम चलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हल चलाने की प्रक्रिया कहलाती है समोच्च जुताई। पश्चिमी और मध्य हिमालय में मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी कृषि पद्धति अपनाई जाती है? सोपान या सीढ़ीदार कृषि। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाकर पवन बल को कमजोर करने की कृषि पद्धति क्या कहलाती है? पट्टी कृषि। मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेत के टीलों के स्थिरीकरण के लिए पेड़ों की कतारें लगाने की विधि क्या कहलाती है? रक्षक मेखला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले किस संस्थान ने 1968 ईस्वी में व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत की थी? क्लब ऑफ रोम के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले यह संस्था थी क्लब ऑफ रोम। इसने 1968 में व्यवस्थित तरीके से संसाधनों के संरक्षण की वकालत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरण योग्य संसाधन का उदाहरण है? सौर और पवन ऊर्जा। ऐसे संसाधन जिन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और एक बार समाप्त होने पर पुनः निर्मित नहीं हो सकते, क्या कहलाते हैं? अनवीकरण योग्य। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी के बाहर स्थित खुले महासागरीय क्षेत्र के संसाधनों को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। पर्यावरण के उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त तकनीक के अभाव में बाहर हैं, क्या कहलाते हैं? भंडार। वर्तमान तकनीक का उपयोग करके जिन संसाधनों का उपयोग शुरू किया जा सकता है परंतु अभी रोक कर रखा गया है वे क्या कहलाते हैं? संचित कोष, यानी उनको रिजर्व भी रखा जाता है। भारत का कौन सा शीत मरुस्थल क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है परंतु जल तथा बुनियादी ढांचे से वंचित है? लद्दाख। देखिए शीत मरुस्थल, मरुस्थल नहीं पूछा, शीत मरुस्थल महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है? लद्दाख में है। तो जल तथा बुनियादी ढांचे से वो वंचित है। तो इस प्रकार जो है इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों का आज हमने अध्ययन किया। और भी प्रश्नों को और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।